नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एनजीटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन के क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को खारिज किया। असम के विशाल भूकंप का संबंध विवर्तनिक रूप से भारतीय प्लेट की पूर्वोत्तर सीमा से है। और WTO के 60 सदस्य देशों ने खाद्य सब्सिडी पर नई पद्धति का समर्थन किया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GEM के कार्यादेश का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये विस्तार सहकारी समितियों को GEM पर खरीद में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। इस कदम से सहकारी समितियों को खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे देश की 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 27 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। इससे GEM पर पंजीकृत विक्रेताओं को भी अधिक खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही ये कदम सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करना सुगम बनाएगा। GEM को वर्ष 2016 में वाणिज्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच उपलब्ध कराना है। इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विकसित किया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सभी सरकारी खरीदारों द्वारा खरीद के लिए खुला है। इनमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभाग आदि शामिल हैं। निजी खरीदार इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को उत्पाद बेच सकते हैं। और GEM के तहत जो आपूर्तिकर्ता हैं यानी कि विक्रेता हैं, वो सरकारी या निजी दोनों हो सकते हैं। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि NGT उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। विशाखापत्तनम की ऋषिकोंडा पहाड़ियों में निर्माण पर NGT द्वारा प्रतिबंध लगाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि जहां तक क्षेत्राधिकार का संबंध है, NGT उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। परस्पर विरोधी आदेशों के मामले में संवैधानिक न्यायालयों के आदेश कानूनी अधिकरणों के आदेश पर प्रभावी होंगे। इससे पहले L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत अधिकरण के आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। अधिकरणों और न्यायालयों के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो अधिकरणों की स्थापना संविधान, संसद के अधिनियम या विभाग के किसी भाग द्वारा की जाती है। वहीं उच्च न्यायालय की स्थापना केवल भारत के संविधान द्वारा की जा सकती है। अधिकरणों का उद्देश्य विशेष मामलों पर विवादों और शिकायतों का समाधान करने के लिए होता है। वहीं उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा दीवानी और आपराधिक मामलों पर निर्णय देने के लिए जिम्मेदार है। प्रक्रिया संबंधी अनुपालन की बात करें तो इसमें अधिकरण CRPC जैसे विशेष प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय प्रक्रियात्मक संहिता यानी प्रोसीजरल कोड से बाध्य है। अधिकरण के सदस्यों में न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में केवल न्यायिक सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। शक्तियों के आधार पर अंतर की बात करें तो अधिकरण उन कानूनों तक सीमित हैं जिनके तहत उनकी स्थापना की गई है, जबकि उच्च न्यायालय निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति रखते हैं। अधिकरण केवल अर्धन्यायिक प्रशासनिक निकाय हैं। ये ना तो न्यायालय होते हैं और न ही कार्यकारी निकाय होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अधिकरणों का निर्माण किया गया। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। इनमें सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। अधिकरणों को संवैधानिक आधार प्राप्त होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के तहत संविधान में इसे शामिल किया गया है। 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और 323B अन्य मामलों से संबंधित है। दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन के क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को खारिज किया। प्रशांत महासागर के 10 द्वीपीय देशों ने चीन द्वारा प्रस्तावित प्रारूप व्यापार
और सुरक्षा विज्ञप्ति पर समझौते को अस्वीकार कर दिया है। ये 10 देश इन समझौतों के पीछे चीनी उद्देश्यों से चिंतित थे। इन देशों में शामिल हैं फिजी, समोआ, टोंगा, किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी, वानुआतू, सोलोमन द्वीप, पूर्वी तिमोर और नियू आदि। चीन ने इस क्षेत्र के साथ आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है। उदाहरण के लिए चीन के साथ प्रशांत के द्वीपीय देशों के व्यापार का मूल्य ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके व्यापार के मूल्य से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता चीन को अपने पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को यहाँ भेजने की अनुमति देगा। साथ ही चीनी नौसैनिक जहाजों को इस द्वीप के बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए भी अनुमति मिल जाएगी। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। इनमें 3 प्रमुख द्वीप समूह शामिल हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के संगम बिंदुओं पर स्थित हैं। हाल तक दक्षिण प्रशांत को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के त्रिपक्षीय सैन्य संगठन के तहत प्रबंधित अमेरिकी प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता था। भारत ने बीते वक्त में इस क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलों की स्थापना की है, जैसे कि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच यानी फिपिक और हिंद प्रशांत महासागर पहल। असम के विशाल भूकंप का संबंध विवर्तनिक रूप से भारतीय प्लेट की पूर्वोत्तर सीमा से है। शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 1950 में आया विशाल भूकंप इन जटिल विवर्तनिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल है पूर्वी हिमालय भारतीय प्लेट की पूर्वोत्तर सीमा या फिर किनारा, और दूसरा है इंडो बर्मा रेंज। असम का विशाल भूकंप अब तक का दर्ज सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय भूकंप है। इसका केंद्र अरुणाचल हिमालय की मिशमी पहाड़ियों के निकट भारत चीन सीमा पर स्थित था। अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हिमालय सिंथेसिस और असम से सटे क्षेत्रों को विश्व में भूकंपीय गतिविधियों के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक के रूप में माना जाता है। ये भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। अध्ययन में ये कहा गया है कि ऊपरी असम और मिशमी ब्लॉक के बीच के क्षेत्र को एक भूकंपीय अंतराल क्षेत्र माना जाता है। ये सक्रिय भ्रंश वाला क्षेत्र है। इसमें लंबे समय से भूकंप नहीं आया है। टिडिंग ट्यूटिंग सूचर जोन 40 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय रूप से सक्रिय है। वहीं इंडो बर्मा रेंज में भूकंप सक्रियता लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक देखी जाती है। ये इंडो बर्मा रेंज के नीचे भारतीय प्लेट की सक्रिय सबडक्शन प्रक्रिया का संकेत देती है। ये इस तथ्य का संकेत भी है कि इंडो बर्मा रेंज में गहरे भूकंपों की अधिक आशंका है, जबकि TTSZ में परपटी स्तर के भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है। टिडिंग ट्यूटिंग सूचर जोन पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। ये हिमालय दक्षिण की ओर एक तीक्ष्ण मोड़ लेता है और इंडो बर्मा रेंज से जुड़ जाता है। इस मोड़ को अक्ष संघीय मोड़ यानी सिंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ नंगा पर्वत के पास स्थित है और पूर्वी हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ नामचा बरवा में स्थित है। आपको बता दें कि भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंपीय आपदा क्षति से प्रभावित हो सकता है। भूकंपीय सक्रियता के लिहाज से भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। इसमें जोन 5 में बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र तीव्रता 9 या फिर इससे ज्यादा का सामना कर सकता है। जोन 4 में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ 8 तीव्रता तक के भूकंप आते हैं। जोन 3 सामान्य जोखिम क्षेत्र है। यहाँ 7 तीव्रता तक के भूकंप आते हैं। और निम्न जोखिम क्षेत्र है जोन 2, जहाँ भूकंप की तीव्रता 6 या इससे कम होती है। विश्व व्यापार संगठन के 60 सदस्य देशों ने खाद्य सब्सिडी पर नई पद्धति का समर्थन किया है। भारत सहित G33, अफ्रीकी समूह और ACP समूह ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें खाद्य सब्सिडी गणना की पद्धति में सुधार की बात की गई है। विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान क्रियाविधि की बात करें तो WTO का ये अधिदेश है कि सदस्य देशों के खाद्य सब्सिडी बिल को बाह्य संदर्भ अवधि यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड ERP के आधार पर उत्पादन मूल्य के 10% की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस 10% की सीमा को डी मिनिमस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि कृषि पर समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता की न्यूनतम मात्रा बाह्य संदर्भ अवधि आधार वर्ष 1986-88 पर आधारित औसत मूल्य है। ERP यानी एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड को दशकों से संशोधित नहीं किया गया है। ये पद्धति विकासशील देशों में उच्च मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने में विफल रही है और इसीलिए इन देशों ने सब्सिडी की गणना करने के लिए एक नई पद्धति का सुझाव दिया है। इसके तहत बाहरी संदर्भ मूल्य यानी ERP में अत्यधिक मुद्रास्फीति
स्थिति की गणना करके या फिर पिछले 5 वर्षों के आधार पर ERP की गणना करके सब्सिडी की गणना की जाए। इसमें संबंधित उत्पाद के लिए उच्चतम और निम्नतम प्रविष्टि को नहीं जोड़ा जाएगा। घरेलू समर्थन में सब्सिडी का वर्गीकरण शामिल है। इन्हें ट्रैफिक लाइट्स के रंगों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं सब्सिडी के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में। इन उपायों को कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन के तहत बिना किसी वित्तीय सीमा के भी बढ़ाया जा सकता है। ये विकसित और विकासशील दोनों तरह के सदस्य देशों पर लागू होता है, लेकिन विकासशील देशों के मामले में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी अंशधारिता कार्यक्रमों तथा शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए सब्सिडीकृत खाद्य कीमतों के संबंध में विशेष व्यवहार प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS सिस्टम ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसके तहत कुछ अपवादों के साथ वे सभी घरेलू समर्थन उपाय जिन्हें उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, एम्बर बॉक्स में आते हैं। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य और उर्वरक, जल, ऋण, बिजली आदि जैसे इनपुट पर सब्सिडी का कुल योग। अगली सब्सिडी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें वास्तव में एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैं, लेकिन ये उत्पादन को सीमित करती है। ऐसा कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होता है उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है, यदि ऐसा समर्थन किसानों को अपने उत्पादनों को सीमित करने के लिए बाध्य करता हो। इन उपायों को भी कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट मिली हुई है। और सब्सिडी का चौथा प्रकार है विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स। इसमें ट्रैक्टर और पंप सेट जैसी निवेश सब्सिडी, किसानों को उर्वरक जैसी कृषि इनपुट सेवाएं आदि शामिल हैं। ऐसी सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों द्वारा दी जा सकती है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना जातिगत पहचान के आधार पर लोगों या परिवारों की गणना है। ये गणना कई जातियों की वास्तविक जनसांख्यिकीय संरचना और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उनके हिस्से की पहचान करने के लिए की जाती है। ये भारत में ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी, जो वर्ष 1931 तक जारी रही। वर्ष 1951 में एक सचेत नीतिगत निर्णय के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य के लिए जातिवार गणना को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 की जनगणना के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा अफगानिस्तान से कश्मीर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल ने जारी की है। इस रिपोर्ट में नए तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट यानी IS आतंकवादी समूहों की उपस्थिति का आकलन किया गया है। ये तालिबान द्वारा वर्ष 2021 में काबुल पर अधिकार किए जाने के बाद जारी की गई पहली रिपोर्ट है। भारत वर्तमान में प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है। इसमें सभी 15 UNSC सदस्य देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को लक्षित करने वाले 2 आतंकवादी समूहों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर होने की सूचना है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड IT। संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम +50 सम्मेलन से पहले भारत और स्वीडन ने लीड IT के हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन वार्ता की मेजबानी की है। लीड IT भारत और स्वीडन द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। इसे वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसे विश्व आर्थिक मंच का समर्थन प्राप्त है। इसके सचिवालय की मेजबानी स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान करता है। ये वर्ष 2050 तक उद्योगों के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध देशों और कंपनियों को एक मंच पर लाता है। ग्रीन बॉन्ड्स। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज पर 300 मिलियन यूरो के मूल्य के ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। ग्रीन बॉन्ड्स निश्चित आय वाले वित्तीय साधन हैं। इनका उपयोग उन परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनके सकारात्मक पर्यावरणीय या फिर जलवायु लाभ हैं। पहला ग्रीन बॉन्ड वर्ष 2007 में जारी किया गया था। इसे यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक से AAA रेटिंग निर्गमन के साथ जारी किया गया था। भारत में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियमित करता है। डायरेक्ट टू मोबाइल।
दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन पर सीधे प्रसारण का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। वर्ष 2021 में प्रसार भारती ने डायरेक्ट टू मोबाइल नामक प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग की घोषणा की थी। डायरेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क के कई प्रमुख उपयोग हैं। इसमें पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क के साथ अभिसरण करने की क्षमता है। साथ ही ये मोबाइल ऑपरेटर को अतिरिक्त डेटा मार्ग प्रदान करता है। ये मार्ग उच्चतम ट्रैफिक अवधि के दौरान उनके नेटवर्क से बैंडविड्थ की अधिक खपत को कम करने में मदद कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID दिल्ली विमानपत्तन चेक इन लगेज को ट्रैक करने के लिए RFID सक्षम टैग प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय विमानपत्तन बन गया है। बैग पर लगने वाले इन टैग्स को बैग ट्रैक्स कहा जाएगा। RFID एक वायरलेस सिस्टम है। इसमें टैग और रीडर दो घटक होते हैं। रीडर एक उपकरण है। इसमें एक या अधिक एंटीना होते हैं। ये एंटीना रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और RFID टैग से वापस सिग्नल प्राप्त करते हैं। ये 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 9 किलोहर्ट्ज तक की रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करते हैं। भारत में इसका उपयोग टोल प्लाजा में भी किया जाता है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन को अपने समर्थन के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में अपने उन्नत मिसाइल सिस्टम हिमार्स को भेजने की घोषणा की है। हिमार्स एक लंबी दूरी की सचल और सटीक तोपखाने की प्रणाली है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक कॉलेज स्तर की परीक्षाओं में कम से कम 10% अंक उच्च कोटि के संज्ञानात्मक बोध के मूल्यांकन के आधार पर दिए जाने चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। NAAC कई मापदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है। इन मापदंडों में उनकी अभिशासन संरचना, शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान आदि शामिल हैं। NAAC संस्थानों को A++ से लेकर C तक की ग्रेड देता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो संस्थान प्रत्यायन प्राप्त नहीं है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के वन विभाग ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। ये रिजर्व पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है। ये उत्तर में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ सटा हुआ है। चितवन उत्तर प्रदेश में सोहोगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ एक वनाच्छादित सीमा साझा करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तराई भाभर वनस्पतियों के अनूठे संयोजन वाले वनों के अंतिम हिस्सों में से एक को दर्शाता है। ये एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है जहां शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में गौर पाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।